डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित कहानी पहलवान की ढोलक के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेंच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। इसका उत्तर है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेंच में अद्भुत तालमेल था। लुट्टन को ढोल की हर थाप में नए दांव पेंच सुनाई पड़ते थे। ढोल की आवाज़ उसे साहस प्रदान करती थी। ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में निम्नलिखित तालमेल था। धाक धिना तिरकट तिना, दाव काटो बाहर हो जाओ। चटाक चढ़धा, उठाकर पटक दे। चटधा गिड़धा, आजा भिड़ जा। धिना धिना धिक धिना, चित करो ढाक ढिना, वाह पट्ठे। चट गिड़धा, मत डरना। ये ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में भी उत्साह का संचार करते हैं। प्रश्न 2 है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? इसका उत्तर है, लुट्टन बचपन में ही अनाथ हो गया था। गांव के लोगों द्वारा उसकी सास को तकलीफ देने से उसमें बदले की भावना उत्पन्न हो गई और उसने निश्चय किया कि वह पहलवान बनेगा। लुट्टन पहलवान ने सबसे पहले चांद सिंह पहलवान को हराकर राजकीय पहलवान का दर्जा प्राप्त किया। फिर काला खां को परास्त कर अपनी धाक आसपास के गांव में स्थापित कर ली। वह 15 वर्षों तक अजेय पहलवान रहा। अपने दोनों बेटों को भी उसने राजाश्रित पहलवान बना दिया। राजा के मरते ही उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विदेश से राजकुमार ने आते ही पहलवान और उसके दोनों बेटों को राज दरबार से अवकाश दे दिया। गांव में फैली बीमारी के कारण उसके दोनों बेटे चल बसे और एक दिन पहलवान की भी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 3 है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? इसका उत्तर है, लुट्टन ने किसी उस्ताद या गुरु से कुश्ती के दांव पेंच नहीं सीखे थे। लुट्टन ने सदा ढोल की ध्वनि का अनुकरण किया। उसे कुश्ती करते समय ढोल की ध्वनि से साहस और संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती थी। चांद सिंह पहलवान के साथ कुश्ती लड़ते समय वह ढोल की ध्वनि से दांव पेंच का अर्थ लेता रहा और उसी के अनुसार कुश्ती लड़कर विजयी हुआ। अतः वह ढोल को ही अपना गुरु मानने लगा। प्रश्न संख्या 4 है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? इसका उत्तर है, गांव में सूखे और महामारी के कारण चारों ओर निराशा फैली हुई थी। पहलवान नहीं चाहता था कि गांव में कोई भी अपने सगे संबंधी की मृत्यु पर दुखी होकर जीने की आस छोड़ दे। ढोलक की आवाज़ सुनकर गांव के लोगों के अंदर उत्साह उत्पन्न होता था और जीने की इच्छा जागती थी, इसलिए वह ढोल बजाता रहा। साथ ही लुट्टन पहलवान ढोल को अपना गुरु और संघर्ष में शक्ति देने वाला मानता था। ढोल की ध्वनि से उसमें साहस का संचार होता था। इसी कारण गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद भी वह सबकी हिम्मत बनाए रखने के लिए ढोल बजाता रहा। प्रश्न संख्या 5 है, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? इसका उत्तर है, महामारी फैलने तथा कई लोगों की मौत होने से गांव का वातावरण निराशा व वेदना से भरा था। रात के समय गांव में सन्नाटा और भय बना रहता था। ढोलक की आवाज़ रात में उस सन्नाटे और भय को कम करती थी। महामारी से पीड़ित लोगों को ढोलक की ध्वनि से साहस और मृत्यु से संघर्ष करने की शक्ति मिलती थी। ढोलक की आवाज़ बूढ़े, बच्चों व जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य उपस्थित कर देती थी। ढोलक की आवाज़ को सुनकर मरते हुए प्राणियों को अपनी आंखें मूंदते समय कम तकलीफ होती थी। इस प्रकार ढोलक की आवाज़ गांव वालों को मृत्यु से लड़ने की शक्ति देती थी। प्रश्न संख्या 6 है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? इसका उत्तर है, महामारी ने पूरे गांव को बुरी तरह से प्रभावित किया था। लोग सूर्योदय होते ही अपने मृत संबंधियों की लाशें उठाकर गांव के शमशान की ओर जाते थे और अपने सगे संबंधियों को सांत्वना देते थे।
सूर्यास्त होते ही सारे गांव में मातम के साथ सन्नाटा छा जाता था। किसी घर से कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि उनके सामने ही उनके परिजनों की मृत्यु हो रही थी। रात्रि में सिर्फ पहलवान की ढोलक ही महामारी को चुनौती देती थी। प्रश्न संख्या 7 है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। इस आधार पर हमें 3 प्रश्न करने हैं। पहला है, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है। दूसरा है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है। और तीसरा है, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 का पहला प्रश्न है, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर है, कुश्ती या दंगल राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था और यही उनके मनोरंजन का साधन भी था। राजा पहलवानों को सम्मान देते थे। वर्तमान में राजतंत्र की जगह लोकतंत्र है और मनोरंजन के कई साधन भी प्रचलन में है, इसलिए अब ऐसी स्थिति नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है। इसका उत्तर है, कुश्ती और दंगल जैसे खेलों की जगह अब बॉक्सिंग, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, फुटबॉल आदि खेलों ने ले ली है। प्रश्न संख्या 7 का ग है, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। इसका उत्तर है, कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिताएं कराई जानी चाहिए। पंचायतों को इस कार्य के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। कुश्ती के लिए नए साधन सुविधाओं का विकास होना चाहिए तथा पहलवानों को सम्मान, पुरस्कार, नौकरी आदि देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में लेखक ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और गांव की असहनीय परिस्थिति को बताया है। लेखक के अनुसार इस महामारी में कोई भी उस गांव की रक्षा करने वाला नहीं है। ग्रामीणों की पीड़ा से प्रकृति भी दुखी है। तारे गांव की दुर्दशा पर आंसू बहाते प्रतीत होते हैं, क्योंकि आकाश में चारों ओर उदासी छाई हुई थी। यदि कोई तारा टूटकर पृथ्वी पर फैले दुख को बांटने आना भी चाहता तो वह रास्ते में विलीन हो जाता और पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता। अन्य सभी तारे उसकी इस भावना को नहीं समझते थे, वे केवल उसका मजाक उड़ाते थे और उस पर हंस देते थे। प्रश्न संख्या 9 है, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ मानवीकरण के विषय में बताया गया है, जो केवल आपके समझने के लिए है। तो इसका उत्तर है, साहित्य में अमूर्त एवं जड़ पदार्थों का मनुष्य के रूप में चित्रण मानवीकरण कहलाता है, अर्थात प्रकृति और निर्जीव को मनुष्य के जैसे कार्य करते हुए दिखाया जाना मानवीकरण है। इस पाठ में आए हुए मानवीकरण के अंश निम्नलिखित हैं। पहला है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। लेखक ने यहाँ रात का मानवीकरण किया है। ठंड में पड़ रही ओस आंसू के समान प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि गांव वालों की पीड़ा पर रात आंसू बहा रही है। मानवीकरण का दूसरा उदाहरण है, निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। इसमें निस्तब्धता को शोकग्रस्त नारी के समान आचरण करने वाली बताकर उसका मानवीकरण किया गया है। निस्तब्धता का अर्थ है गतिहीनता, अर्थात जिसमें कोई गति न हो। मानवीकरण का तीसरा उदाहरण है, तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़े। इस वाक्य में तारों को हंसते हुए दिखाकर उनका मानवीकरण किया गया है। वे मजाक उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये थे पहलवान की ढोलक पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पाठ से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।